अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर, एंड दिस इज़ योर चैनल MWS Chemistry, and the topic of today's lecture will be general gas और ideal gas equation। और देखेंगे इस इक्वेशन को हम कैसे डिराइव करते हैं और फिर ये जो डिराइव्ड इक्वेशन है इससे वापस गैस लॉज कैसे डिराइव करते हैं। इट क्लियरली मीन्स ये जो जनरल गैस इक्वेशन है ये हम गैस लॉज से डिराइव करेंगे और बाद में ये जो हमारे पास फाइनल फॉर्म होगी उससे फिर हम वापस गैस लॉज को डिराइव करेंगे एंड आखिर में हम देखेंगे आर जो जनरल गैस कांस्टेंट होगा उसके यूनिट्स को। तो ऑल इन वन ये सारा कुछ इसी एक वीडियो में है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इस जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें 3 लॉज की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें पहला हमारे पास है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ के मुताबिक जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली रिलेट करता है अप्लाइड प्रेशर से, और जब नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। सो दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ, है ना। एंड अगर हम बात करें, ये हमारा पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ भी हम पढ़ चुके हैं, चार्ल्स लॉ या चार्ल्स लॉ। इसके मुताबिक हम कहते हैं जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर T के, जब प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, अभी थर्ड लॉ भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, वैसे बता देता हूं अभी शॉर्टकट उसकी, वो है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ। अब एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक जो हमारा वॉल्यूम होता है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब प्रेशर एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। तो टोटल 4 पैरामीटर्स हैं हमारे पास, जिसमें देखो वॉल्यूम तो तीनों में आ गया, इसमें प्रेशर, इसमें टेम्परेचर, इसमें नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस और प्रेशर का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। गैस के लिए प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, और प्रेशर को अगर हम कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल है ना। अब वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ है। टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम बढ़ता है, और नंबर ऑफ मोल्स यानी गैस की अमाउंट बढ़ाने से, क्योंकि अमाउंट बढ़ाएंगे, मैस बढ़ाएंगे गैस का, इट क्लियरली मीन्स कि उसके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, है ना। जब उसके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ेगा, इन केस अगर प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। सो ऑल दीज आर लॉज फ्रॉम विच वी कैन डिराइव द जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। सो हम क्या करते हैं, इन तीनों के मुताबिक अगर आप इसको देखो तो वॉल्यूम का जो रिलेशन बनेगा वो डायरेक्ट बनेगा N के साथ और T के साथ, और इनवर्स बनेगा किसके साथ, P के साथ। तो ये हमारे पास वॉल्यूम का रिलेशन बना। इसमें हम अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करेंगे तो इक्वालिटी का साइन आएगा। सो V इज इक्वल टू N R T बाय P। यहां पे ये जो R है ना, ये वाला, ये कांस्टेंट है। वैसे हम जनरली K कांस्टेंट देते हैं, यहां पे अब R लेंगे तो P को इधर ले आओ, तो ये बन गया PV इज इक्वल टू nRT। सो दिस इज कॉल्ड जनरल गैस और आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमने डिराइव जो की है फाइनल, दिस इज कॉल्ड जनरल गैस या आइडियल गैस इक्वेशन। यहां पे P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, T टेम्परेचर है, एंड R इज द जनरल गैस कांस्टेंट। ये मैं यहां लिख देता हूं, R जो है दिस इज कॉल्ड जनरल गैस कांस्टेंट। ठीक है, और इसके यूनिट अभी हम डिराइव करेंगे, वैरी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमने किस तरह से SI यूनिट्स लिए हैं या हमने कॉमन यूनिट्स की बात की है। तो इसके यूनिट्स को भी हम डिराइव करेंगे, देखेंगे कि हमने SI यूनिट्स में इसके कैसे यूनिट्स आएंगे, और कॉमन यूनिट्स जो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो यहाँ से इतनी डेरिवेशन आपको शॉर्ट में पूछी जा सकती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमने जनरल गैस इक्वेशन बनाई है भी, PV इज इक्वल टू nRT, इसमें से वापस गैस लॉज को डिराइव करेंगे। वो कैसे, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको दोबारा लिखते हैं यहाँ पे, PV इज इक्वल टू nRT। अब अगर हम इसमें से बॉयल्स लॉ डिराइव करना चाहते हैं, बॉयल्स लॉ PV इज इक्वल टू K भी होता है। PV ऑलरेडी इधर है। अब बॉयल्स लॉ में क्या क्या कांस्टेंट होता है, हाँ जी, बॉयल्स लॉ में नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होते हैं एंड टेम्परेचर भी क्या होता है, कांस्टेंट। कहां पर, इन बॉयल्स लॉ, है ना। तो जब बॉयल्स लॉ में ये सारा कुछ कांस्टेंट होगा तो फिर ये जो सारी चीजें हैं ये K के बराबर आ जाएंगी, क्योंकि R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है और T भी कांस्टेंट है बॉयल्स लॉ में, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है। तो इसको एक नए कांस्टेंट के बराबर ले लेते हैं, वो K होगा। तो PV इज इक्वल टू क्या बना, K।
यहां से हमने वापस जनरल गैस इक्वेशन से ही बॉयज लॉ को डिराइव कर लिया। अच्छा, इसी तरह हम चार्ल्स लॉ को भी वापस डिराइव कर सकते हैं। कैसे? हम दोबारा लिखते हैं PV इज इक्वल टू nRT। अब चार्ल्स लॉ हमारे पास जो उसकी इक्वेशन होती है, पहले मैं वो तो जाहिर बात है, चार्ल्स लॉ में यहां पे देख लो क्या क्या कांस्टेंट है, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो ये प्रेशर है और ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये कांस्टेंट होंगे। तो पहले प्रेशर को आप इस साइड पे ले आओ, प्रेशर को इस साइड पे ले आओ क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो ये मेरे पास बनेगा B इज इक्वल टू nRT बाय P। अब जो T है वो कांस्टेंट नहीं है, ऐसे ही है, T कांस्टेंट नहीं है, तो इसको इस साइड पे ले जाओ। तो V बाय T इज इक्वल टू बना nR बाय P, ये बना। अब यहां पर चूंकि चार्ल्स लॉ में आप यहां पे लिख लो, इन चार्ल्स लॉ क्या होगा, क्या क्या कांस्टेंट होगा? यस, नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। आप चेक कर लो यहां पे, ये प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। तो R तो ऑलरेडी एक जनरल गैस कांस्टेंट है, तो ये सारा कुछ फिर से एक K के बराबर आ जाएगा। तो V बाय T इज इक्वल टू क्या बना? K। तो ये भी चार्ल्स लॉ ही होता है, चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है, बिल्कुल ऐसे जैसे ये बॉयज लॉ की थी, है ना। तो यूं हम वापस लॉज को भी डिराइव कर सकते हैं। इसी तरह दोबारा एक दफा फिर लिखते हैं फॉर द सेक ऑफ डेरिवेशन फॉर द एवोगैड्रोस लॉ। तो अब दोबारा लिख दो, PV इज इक्वल टू क्या? nRT। अब यहां पे देखो एवोगैड्रोस लॉ में प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जिनको कांस्टेंट रखना है उनको राइट साइड पे ले आओ, है ना। टेम्परेचर ऑलरेडी है तो प्रेशर को भी इस साइड पे ले आओ क्योंकि प्रेशर भी कांस्टेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं, तो V बाय N हो जाएगा, N को इधर ले जाओगे ना तो P। तो ये बात समझ आ रही है? N चूंकि कांस्टेंट नहीं है उसको इधर ले आओ वॉल्यूम के नीचे, P को इधर ले जाओ, तो RT बाय क्या आ जाएगा? P। अब आपको पता है इन एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ क्या होगा? यस सर, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, शाबाश। तो ये कांस्टेंट है, जब ये कांस्टेंट हैं तो फिर R भी कांस्टेंट ही है ना, R तो एक जनरल गैस या आइडियल गैस कांस्टेंट है, तो ये सारा आपका K के बराबर हो गया। तो V बाय N इज इक्वल टू क्या बना? K। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू KN, ये भी बन सकती है, V इज इक्वल टू KN, दोनों ठीक हैं, ये भी और ये भी, क्योंकि N जाके उधर K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दैट्स इट अबाउट जनरल गैस इक्वेशन, इट्स डेरिवेशन एंड अगेन डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम दिस जनरल गैस इक्वेशन। अब देखो, अगर मेरे पास यहां पे इस इक्वेशन को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अगर इस्तेमाल करना चाहें तो क्या करेंगे? मैं यहां से इसको ना एक दफा इरेज करूंगा, यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी। जो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, अब हम इसको सेट करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कैसे? अब R एक कांस्टेंट है ना, पहले तो हमने जो डेरिवेशन वगैरह की उसमें दोबारा से गैस लॉज को डिराइव कर रहे थे, तो बाकी चीज़ों को भी हम कांस्टेंट ले रहे थे। यहाँ पे तो आपने सिंपली पहले आप ऐसे करो, फॉर n इज इक्वल टू 1 मोल, अगर मेरे पास गैस 1 मोल हो तो PV इज इक्वल टू क्या बनेगा? RT, ये बन गया। अब आप क्या करो, यहाँ पे R जो है चूंकि कांस्टेंट है, R बराबर हो जाएगा PV बाय T। तो इस इक्वेशन में R आपके पास कांस्टेंट है, तो अब ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। अगर हम दो डिफरेंट कंडीशंस लें इन तीनों के लिए, प्रेशर के लिए, वॉल्यूम के लिए और टेम्परेचर के लिए, 2 डिफरेंट कंडीशंस पे पहली अगर कंडीशन हो तो P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू R आएगा, और अगर हम दूसरी कोई कंडीशन ले P2 V2 ओवर T2, ये भी किसके बराबर आएगा? R के बराबर। तो इसको अगर आपने इक्वेशन 1 रखा है तो इसको 2 रख लें, दोनों को इक्वेट करें, दोनों में R कांस्टेंट है, तो मेरे पास बनेगा P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। सही है, तो ये मेरे पास बन गया ये फार्मूला। अब इससे आपकी एग्जाम्पल 3 भी सॉल्व हो जाएगी और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम इससे सॉल्व कर लिया करेंगे। सो इसको याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट्स, मतलब यूनिट ऑफ R हम अब देखने लगे। यूनिट ऑफ R पहले हम निकालेंगे कॉमन यूनिट और साथ इसका फिजिकल मीनिंग बताएंगे। कॉमन यूनिट एंड फिजिकल मीनिंग ऑफ R, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है, पेपर में आ जाता है। अब मेरी एक बात सुनना, पहले तो हम R के लिए निकालना चाहते हैं ना, तो R की ये वैल्यू है PV ओवर T, लेकिन अगर टोटल इक्वेशन लिखें तो वो ये बनती है PV इज इक्वल टू nRT। इसमें आपने नंबर ऑफ मोल्स को भी कंसीडर करना है क्योंकि यूनिट निकालने जा रहे हैं ना आप, तो R की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी PV ओवर NT, यही आएगी ना R की वैल्यू।
यस। तो इसमें हमें ये जो हमने इक्वेशन बनाई है फॉर दी आर, उसमें हमें अब यूनिट निकालने हैं। तो हमें चाहिए प्रेशर का यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट, नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट और टेम्परेचर का यूनिट। तो लेट्स सपोज अगर आपके पास आइडियल गैस 1 मोल है, यानी नंबर ऑफ मोल गैस के कितने हैं 1 मोल, ऐसे ही है। तो और उसका टेम्परेचर है 273 केल्विन, सही है। और प्रेशर स्टैंडर्ड है 1 एटमॉस्फेयर। तो हमने पीछे चैप्टर 1 में मोलर वॉल्यूम वाला एक टॉपिक पढ़ा था। उसमें हमने कहा था कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर हो और गैस 1 मोल हो तो उसका जो वॉल्यूम होता है ना वो इतना होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये याद होगा आपको, यस, यही आपने पुट कर देना है वहां पे। इसको आप कोई भी इक्वेशन का नाम दे लो। लेट्स सपोज आपने इसको ए इक्वेशन का नाम दिया हुआ है, तो सारी वैल्यूज को आपने कहां पुट कर देना, शाबाश, ए में। तो प्रेशर का आ गया 1 एटमॉस्फेयर, है ना। वॉल्यूम का आ गया क्या 22.414 डेसीमीटर क्यूब। साथ यूनिट भी लिखने और साथ वैल्यू भी लिखनी है, ये दोनों बातें आपने याद रखनी। अब नीचे क्या आ गया एन हमारे पास 1 मोल है और टेम्परेचर हमारे पास 273 केल्विन है। और ये सारा किसके बराबर है, आर के। मैं आर को अभी साइड पे लिख लेता हूं। इस सारे को आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा, नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 273 आएगा, सारे को डिवाइड करोगे तो ये, यानी कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो इतना आंसर आएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट भी आपको वैल्यू याद होनी चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो यूज होती है और न्यूमेरिकल्स पे ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है। अच्छा, अब एटमॉस्फेयर ऊपर है वो हमने लिख लिया, डेसीमीटर क्यूब भी है। अब ये मोल ऊपर आके इनवर्स हो जाएगा तो पर मोल होगा और केल्विन भी यूं। तो ये हमारे पास बना है आर का एक कॉमन यूनिट। अभी हम इसको मजीद भी डिफरेंट वैल्यूज में कन्वर्ट करके देखेंगे डिफरेंट यूनिट्स के लिए प्रेशर के। तो बहरहाल अभी आप इसको ऐसे याद करो। अब इसका फिजिकल मीनिंग आपको बताता हूं। देखो, फिजिकल मीनिंग से मुराद है कि प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है इस वैल्यू का। तो इस वैल्यू का ये मतलब है, वो यहां मैं लिख देता हूं, इफ वी हैव 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, अगर हमारे पास 1 मोल, क्योंकि पर मोल के लिए ना, इफ वी हैव 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब उस गैस का जिसका वॉल्यूम जिसके हमने 1 मोल लिए हैं उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों स्टैंडर्ड हो, यानी प्रेशर इतना हो और टेम्परेचर इतना हो। और अगर आप उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हो, मसलन अभी उसका टेम्परेचर कितना है उस आइडियल गैस का जो 1 मोल ली है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 273 केल्विन, आप चाहते हो ये बढ़ के 274 केल्विन हो जाए, तो आपको जो एनर्जी देना पड़ेगी वो जो होगी वो इसका फिजिकल मीनिंग होगी आर का। मैं बताता हूं कैसे। इफ वी हैव 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी एंड वी वांट टू raise its temperature by 1 Kelvin, we need 0.0821 atmosphere decimeter cube energy। सही है। और गैस का जहां से जाहिर बात हम स्टार्ट करेंगे वहां पे गैस का वॉल्यूम इतना होगा, ये भी आप बीच में लिख सकते हैं, लेकिन चलो सिंपल कर दिया मैंने। अगर मेरे पास 1 मोल आइडियल गैस है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे और मैं उसका टेम्परेचर 273 केल्विन से 1 केल्विन मजीद बढ़ाना चाहता हूं, यानी 274 करना चाहता हूं, तो मुझे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कितनी चाहिए होगी 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। पर मोल पर केल्विन तो मैंने लिख दिया ना कि 1 मोल के लिए 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उसको साथ यहां एनर्जी में हमने शामिल नहीं करना, ठीक है। सो दैट्स इट अबाउट फिजिकल मीनिंग ऑफ आर। आई रियली होप ये फिजिकल मीनिंग ऑफ आर भी आपको समझ आया होगा। अब ये जो हमने यूनिट निकाले हैं इनको डिफरेंट टॉर में कन्वर्ट करेंगे और जहां डेसीमीटर क्यूब आ रहा है वहां पे हम सेंटीमीटर क्यूब भी लेके आएंगे एंड देन हम इसके एसआई यूनिट्स को भी जो है वो डिराइव करते हैं, ठीक है। तो जी इन यूनिट्स को दोबारा लिखता हूं मैं। देखो R इज इक्वल टू 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। अब आपको पता है
एक जो एटमॉस्फेयर होता है ना, 1 एटमॉस्फेयर, बच्चों याद रखना 1 एटमॉस्फेयर जो होता है दैट इज इक्वल टू 760 टॉर, ठीक है, या मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो यहां मैं एक एटमॉस्फेयर की, ये एक ही एटमॉस्फेयर है ना, यहां पे इसकी वैल्यू लिख सकता हूं 760 टॉर। तो मेरे पास आर के यूनिट आएंगे 0.0821, एटमॉस्फेयर की जगह क्या आ गया यहाँ पे, टॉर, लेकिन पहले हमें 760 लिखना होगा। यहाँ पे टॉर आ गया, डेसीमीटर क्यूब आ गया, पर मोल आ गया और पर केल्विन आ गया। अच्छा सर, अगर हमें पेपर में आ जाए कि आपने कॉमन यूनिट डिराइव करने, तो फिर आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो आप ये भी डिराइव कर दें, और अगर नहीं है तो फिर वहां तक करके छोड़ दें, और साथ में अगर फिजिकल मीनिंग उसने पूछा है तो वो बता दें। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसका जवाब आएगा 62.4 टॉर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। अब ये जो टॉर है ना, इसको आप मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बहरहाल इसको टॉर ही रहने दें। एक और बात याद रखें, एक जो डेसीमीटर होता है ना, इसमें 10 सेंटीमीटर होते हैं, एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो बताओ एक डेसीमीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, मैं बताता हूं। देखो 1 डेसीमीटर क्यूब किया, इधर भी 10 सेंटीमीटर का हम क्यूब करेंगे, तो 1 डेसीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और याद रखना 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है, सही है। 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब है 1 लीटर, तो 22.414 डेसीमीटर क्यूब का मतलब है इतने लीटर, इतने लीटर, ठीक है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ही 1 लीटर होता है, इसका मतलब 1000 मिलीलीटर भी होता है सेंटीमीटर क्यूब का, ये याद रखना। तो इसका मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो मैं इसकी जगह 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूं, ठीक है। तो मेरे पास अब आर की अगेन वैल्यू आएगी 62.4 मल्टीप्लाइड बाय 1000, है ना। फिर आएगा टॉर, यहां डेसीमीटर क्यूब की बजाय क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, ठीक हो गया। अब R की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 62,400 टॉर सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। सो ये भी R ही के यूनिट है, ये भी R ही के कॉमन यूनिट है अभी तक, सही है। तो रियली होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हैं। अब हम ना इसके SI यूनिट्स जो हैं सिस्टम इंटरनेशनल में वो डिराइव करते हैं, वो कैसे आएंगे, ठीक है। यहां तक आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है। अच्छा जी, अब SI यूनिट्स निकालने के लिए आपको सारी वैल्यूज जो हैं वो SI यूनिट्स ही में लेना होंगी R के लिए, चूंकि R को जो भी R को हम जब डिराइव करने लगे, R के यूनिट क्या बोली जा रहा हूं मैं, देखो R हमारे पास है PV/NT, यही है। अब यहां मुझे PV/NT के SI यूनिट्स को यूज करना है, ठीक। तो मैं पहले प्रेशर को लिख लेता हूं। प्रेशर आपको पता है SI यूनिट्स में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो इसकी वैल्यू इतनी होती है, 1 मोल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मोल गैस के लिए। तो नंबर ऑफ मोल तो वही लेंगे हम, 1 मोल, और टेम्परेचर भी वही लेंगे 273, क्योंकि केल्विन ही SI यूनिट होता है। अब जो हमारा वॉल्यूम होगा ना वो इतना हो जाएगा 0.022414 मीटर क्यूब। अब ये कैसे आया ये मैं आपको समझाता हूं। देखो जैसे अभी मैंने ये चीज आपको बताई, ये भी बताता हूं, ठीक। देखो हमारे पास जो 1 मीटर होता है ना, इसमें 10 डेसीमीटर भी होते हैं, ये भी याद रखना। जैसे 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर थे, इसी तरह 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। मैं मीटर क्यों लेके आ रहा हूं, क्योंकि मीटर इज द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम। मीटर क्यूब जो होगा SI यूनिट ऑफ लेंथ होता है ना मीटर, तो वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाइज बाय लेंथ, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 दफा होता है, तो इसलिए क्यूब आता है। बहरहाल हम इसका क्यूब लेंगे 1 मीटर का, 1 मीटर में इतने डेसीमीटर होते हैं, इसका क्यूब किया तो 10 डेसीमीटर का भी आपने क्या कर लेना है, क्यूब, शाबाश, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब जो होगा वो 1000 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होगा। इससे क्या पता चला कि जो मैंने अभी आपको बताया 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है, तो ये 1000 लीटर हुआ, तो 1000 लीटर जो होता है वो 1 मीटर क्यूब भी होता है। 1 मीटर क्यूब का मतलब है 1 मीटर उसकी चौड़ाई है, 1 मीटर उसकी ऊंचाई है, और 1 मीटर ही उसकी लंबाई है। बस चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई सारा कुछ 1 मीटर है। तो ये 1000 लीटर इसमें आ सकती है कोई चीज, ठीक है, गैस भी या लिक्विड भी। क्लियर? उम्मीद है कि यहां तक समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ूं।
अब मैं ये सारी यहां पे पुट करूंगा आर के यूनिट्स डिराइव करने के लिए। तो P मेरे पास है प्रेशर 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइज बाय V की वैल्यू अभी हमने निकाली है ये वाली, क्योंकि देखो ना ये अब 1 मीटर क्यूब में 1000 डेसीमीटर क्यूब है, तो ये जो वैल्यू होती है ना 22.414 डेसीमीटर क्यूब किधर गई, वो मैं इधर लिख लेता हूं 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसको अगर आपने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आप 1000 से डिवाइड करोगे तो ये डेसीमीटर क्यूब किस में चेंज हो जाएगा, मीटर क्यूब में। तो ये जवाब आएगा आपके पास 0.022414 मीटर क्यूब। सही है, समझ आ गई। तो इसलिए यहां हम यही फिर पुट करेंगे 0.022414 मीटर क्यूब। अच्छा जी, नीचे वही है 1 मोल है नंबर ऑफ मोल के यूनिट और टेम्परेचर है 273 केल्विन। इस सारे को जब आपने सॉल्व करना है ना, कैलकुलेटर से आप सॉल्व करोगे तो इसका जवाब आएगा 8.314। आई थिंक सो यही आता है ये ऐसा यूनिट्स में। ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, और ये मीटर क्यूब है तो ये +3 हो जाएगा यहाँ पे। उम्मीद है कि ये बात समझ आई होगी। ये मीटर की -2 थी और ये +3 है, तो ये इस तरह से लिख सकते हैं, और पर मोल ऊपर आके और पर केल्विन। बाकी मैंने सॉल्व करके बता दिया, आंसर ये आया। तो ये हो गया R के बराबर। तो R बराबर आया 8.314 न्यूटन मीटर, ये रह गया पर मोल पर केल्विन, और न्यूटन मीटर आपको पता है जूल्स के बराबर होता है। सही है, तो R मेरे पास आ गया 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। सो ये ऐसा यूनिट है। अब हम इसको कैलोरीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज कैलोरीज आर दी यूनिट्स ऑफ एनर्जी एज वेल, जैसे जूल्स हैं। तो यहाँ एक जो हमारी कैलोरी होती है दैट इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। अच्छा, यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम रहती है। देखो यहाँ कैलोरी यूनिट बड़ा है या जूल्स बड़ा है, तो जवाब है कैलोरी बड़ा है, क्योंकि अकेला एक कैलोरी जो है वो तकरीबन 4.25 जूल्स के बराबर है ना। जैसे मैं मसलन आपसे पूछूं कि मुझे बताएं A बराबर है 2B के, तो बताओ इन दोनों में से A बड़ा है या B बड़ा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर B बड़ा है। नहीं, A बड़ा है, क्योंकि अकेला 1A 2B के बराबर है, यानी B दो इकट्ठे होके आ जाए ना तो वो A के अकेले के बराबर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी 1 कैलोरी जो है वो इतने जूल्स के इक्वल है। इट मीन्स कैलोरी जो है वो बड़ा यूनिट है। तो इसको अगर हमने कैलोरीज में कन्वर्ट करना है, वी मस्ट डिवाइड 8.314 with 4.18 which is the converting factor। तो यहाँ पे कैलोरीज आ जाएगा पर मोल पर केल्विन। ओके, सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1.98 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन इज इक्वल टू R। तो ये भी R ही के यूनिट है। ले जी, यहां तक मेरा हुआ काम खत्म। आज के इस इंटरेस्टिंग से टॉपिक में हमने सीखा जनरल गैस इक्वेशन को डिराइव करने का तरीका, उस जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन से वापस गैस लॉस को डिराइव करने का तरीका। फिर हमने देखा जो जनरल गैस कांस्टेंट था, बल्कि उसके भी बाद हमने वो दो उसकी कंडीशंस के लिए P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2 बनाया। फिर हमने यूनिट्स निकाले R के, कॉमन भी, फिजिकल मीनिंग भी बताया, फिर उनको मुख्तलिफ तरह से कन्वर्ट करके भी देखा, और फिर लास्ट पे हमने SI यूनिट्स भी निकाले। सिस्टम इंटरनेशनल में क्या यूनिट हैं ये भी हमने अभी लास्ट में फाइन किए हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई रियली होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। ये चीज़ें न्यूमेरिकल्स में काम आती हैं। अगर 3rd चैप्टर में से न्यूमेरिकल आना है तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।